मेरे YouTube चैनल मोनी एजुकेशन पॉइंट में। आज का टॉपिक हमारा विसर्ग संधि। आज मैं विसर्ग संधि के बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि क्या होती है विसर्ग संधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा को जानेंगे। क्या है इसकी परिभाषा? कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्या है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है वही हमारी क्या कहलाती है? विसर्ग संधि कहलाती है। ठीक है, तो देखिए क्या है, क्या कह रहा है विसर्ग। आप लोगों को ये पता है विसर्ग क्या है? इस तरह से क्या होता है, ये विसर्ग है, ठीक है ना। विसर्ग का चिन्ह क्या है? ये है विसर्ग के बाद यदि स्वर को या व्यंजन को, ठीक, और इनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है यही हमारी क्या कहलाती है? विसर्ग संधि कहलाती है। ठीक, एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ सिंपल सा। ये हमारा फार्मूला है। अब इसको मैं आपको उदाहरण देती हूँ। क्या उदाहरण है? जैसे लिखा नमः प्लस का। ठीक, अब क्या हो रहा है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होने पर, ठीक, स्वर है ये, क्या हमारा विसर्ग है। विसर्ग के बाद क्या आया है? स्वर या व्यंजन हुआ है, यानी इन दोनों का जब मेल हुआ तो हमारा यहाँ पे हो गया आधा स। ठीक, मेल होने पर जो विकार उत्पन्न हुआ यानी ये आधा स, ये हमारा क्या है? ये विसर्ग संधि है। तो क्या बन जाएगा? देखिए नमः प्लस आधा स और का। जब इनको हम मिला के लिखे तो क्या बन गया? नमः, और ये आधा स है तो इसको कैसे लिखेंगे? आधा स का र। हमारा वर्ड निकल के आया नमस्कार। ये कौन सी संधि हमारी? विसर्ग संधि। ठीक है, तो चलिए इसको मैं और अच्छे उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि विसर्ग क्या होता है। विसर्ग स्वर, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होने पे जो मिलाते हैं और जो इनमें जो परिवर्तन होता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, आगे मैं इसको उदाहरण के द्वारा अब आपको बताती हूँ। विसर्ग संधि को उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले उसके कुछ नियम से उन नियमों के बारे में बताते हैं। पहला नियम हमारा क्या कहता है? विसर्ग का ओ हो जाना। ये हमारा पहला नियम, विसर्ग का ओ हो जाना, यानी विसर्ग जो है ओ में परिवर्तित हो जाता है। कैसे होता है आइए देखते हैं। यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ या प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अंतस्थ व्यंजन या ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। यानी यदि विसर्ग के पहले अ और उसका मेल जो है वो अ से या प्रत्येक वर्ग का, यहाँ पे देखिए मैंने आपको वर्णमाला का लिख दिया है। इसके लिए हमें वर्णमाला पता होनी चाहिए, हमें याद होनी चाहिए। ये है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, तो इसका क्या बोला है? तीसरा वर्ग। तीसरा वर्ग ये है, तीसरा वर्ग क और चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग, इनमें से किसी का भी मेल या अंतस्थ या अलावा हमारे अंतस्थ या ह से होता है तो विसर्ग हमारा किसमें परिवर्तित हो जाता है? ओ में परिवर्तित हो जाता है। आइए इसको देखते हैं क्या बोला है। यदि विसर्ग, विसर्ग सबसे पहले हम विसर्ग लिख लेते हैं। विसर्ग, ठीक है, के पहले अ हो, यानी इसके पहले अ की आवाज हो प्लस इसका मेल अ से हो या प्रत्येक वर्ग का तीसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा या अंतस्थ व्यंजन या ह हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग से परिवर्तित हो जाता है, ओ में परिवर्तित हो जाता है। देखिए कैसे, अगर इसका मेल, ये विसर्ग है, इसका मेल हम करते हैं तो ये हमारे किसमें परिवर्तन हो जाएगा? जैसे करें जैसे करें किसमें परिवर्तित हो जाता है? विसर्ग हमारा ओ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, समझ में आया? ये फार्मूला समझ में आया? क्या है? यदि विसर्ग के पहले अ है तो विसर्ग हमारा किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ओ में परिवर्तित हो जाएगा। और बाकी जो यहाँ पे जो भी शब्द है वो ऐसे का वैसा होगा, ये वैसे के वैसे उतर जाएंगे। ये हमारा फार्मूला हो गया। ठीक, समझ में आया? क्या कह रहा है कि विसर्ग, विसर्ग से पहले यदि कोई भी शब्द है उसमें अ का स्वर आ रहा है और उसका मेल जब अ से हो
या तीसरे चौथे पांचवें वर्ण से हो या अंतस व्यंजन हो या ह आ रहा हो तो अ हमारा परिवर्तन किस में आता है? विसर्ग। विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है? ओ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, एक उदाहरण, इसके उदाहरण मैं आपको ध्यान देती हूँ। जैसे लिखा है तपः धन बल। ठीक, यहाँ पे क्या है? ये विसर्ग है और इसमें किसका साउंड? अ का साउंड आ रहा है, तो ये हमारा क्या है? अ हो गया, विसर्ग है और विसर्ग का मेल। और ये क्या? ब हमारा क्या है? ब हमारा तृतीय है, वर्ग का तीसरा है, ब हमारा तीसरा है। तो इन दोनों का मेल कराने पे हमारा ये क्या हो जाएगा? ओ में परिवर्तित हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा? तब प्लस बल। इन दोनों को ऐसे वैसे के वैसे उतर जाएंगे। अब इन दोनों को मिला के लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? ये ओ है, ये आधा प है। ठीक है, तो ये ओ जो है इसको पूरा करेगा तो हो जाएगा तपो बल। ये हमारा हो जाएगा, शब्द निकल के आ जाएगा। ये हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? ये हमारी विसर्ग संधि। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे मैंने आपको बताया, फॉर्मूला बताया, उसको धारा लेके समझा दिया, आपको तो समझ में आ गया होगा। इसके लिए हमको क्या है? ये वर्णमाला में याद रखनी होगी, कौन सा तीसरा चौथा पांचवा वर्ग कौन सा है, उसमें कौन से शब्द हैं और अंतस्थ और ह। जहाँ पर यदि विसर्ग का मेल किसी अ से हो रहा हो या वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें या ह से हो रहा, अंतस्थ व्यंजन या ह से हो रहा हो, तो हमारा किसमें परिवर्तित हो जाता है? हमारा विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये हमारा निकल के आता है तपोबल। तपः धन बल। विसर्ग का दूसरा नियम है र हो जाना, विसर्ग का र हो जाना। यदि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर, यदि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, यहाँ पे अ आ स्वर ना होकर कोई दूसरा स्वर है और बाद में उसका मेल यदि आ से छोटा ऊ, बड़ा ऊ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या य र ल व में से कोई हो, तो विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाता है? र में परिवर्तित हो जाएगा। आइए उसको उदाहरण द्वारा बताती हूँ। जैसे लिखा है नी प्लस धन। ठीक है, यहाँ पे लिखा, तो ये हमारा विसर्ग है और इसमें किसका स्वर आ रहा है? छोटी ई का स्वर आ रहा है, राइट। तो अब ये हमारा क्या है? ये हमारा चौथा वर्ग, ये हमारा चौथा वर्ग है, तीसरा ये चौथा वर्ण है, ध हमारा कौन सा? चौथा वर्ण है। तो जब इन दोनों का जब मेल होता है, जब विकार उत्पन्न होगा, तो परिवर्तन किस में आएगा? विसर्ग में आएगा। तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? र में परिवर्तित हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है? नी, इसको ऐसे लिख लेंगे। फिर बचा क्या? ध और न। ठीक, ये निकल गया है हमारे सामने। अब इनको मिला के लिखते हैं तो र से पहले क्या है? व्यंजन है, व्यंजन आ रहा है, तो क्या होगा? नी लिखेंगे, र से पहले व्यंजन है तो र क्या करेगा? ये ध जो है इस र को सहारा देगा और अपने ऊपर ले लेगा, तो क्या हो जाएगा? निर्धन। ये शब्द हमारा निकल के आएगा। ये हमारी कौन सी शब्द है सर? ये हमारी है विसर्ग। ठीक है, और एक और शब्द ले लेते हैं, एक और शब्द मैं आपको बताती हूँ। जैसे है नी धन आशा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या था? यहाँ पे ये दूसरा स्वर हो, आपको छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, यहाँ पे दूसरा स्वर है, विसर्ग, ये विसर्ग है, विसर्ग तो कैसे होगा? ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले दूसरा स्वर आ रहा है, यानी छोटी ई का स्वर आ रहा है और इसका मेल किससे हो रहा है? आ से हो रहा है। तो जब इन दोनों का मेल होगा और परिवर्तन आएगा किसमें? विसर्ग में आएगा। विसर्ग इसमें परिवर्तित हो जाएगा, र में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, अब बचा क्या? नी, यहाँ पे क्या बचा? आ शा, राइट। अब ये आ जो स्वर है, ये स्वर जो है इस र को पूर्ण करेगा तो बन जाएगा रा, और बचा हुआ शब्द हम यहाँ उतार लेंगे, निराशा। तो ये हमारा शब्द निकल आएगा निराशा, यानी नी धन आशा निराशा। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है जो विसर्ग का र में परिवर्तित हो जाना। अब हम आगे देखते हैं विसर्ग का श में परिवर्तित हो जाना, श हो जाना, यानी तालु श हो जाना। ठीक है, यदि विसर्ग के पहले स्वर हो और बाद में च, छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। क्या बोल रहे हैं? विसर्ग के पहले यदि स्वर है, यानी यहाँ स्वर है और फिर विसर्ग है प्लस उसका मेल जब च से, छ से
या श से हो तो क्या होता है, परिवर्तन क्या हो जाएगा, जब इनका हम मेल कराते हैं तो परिवर्तन में क्या हो जाएगा, ये हमारा इसमें परिवर्तन हो जाएगा, श में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ, जैसे है नी धन चल छल। ठीक, यहाँ पे लिखा हमने नी धन छल। अब ये हमारा विसर्ग हो गया, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, ई का स्वर है, और छ क्या है हमारा, इनमें से शब्द आ रहा है का मेल, इन दोनों का मेल जब होता है तो इसमें परिवर्तन आके क्या हो जाएगा, ये श हो जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पे बचा हुआ शब्द का लेंगे नी प्लस छ। ठीक, अब इनको मिला के लिखते हैं क्या हो जाएगा, नी। अब ये श है, आधा श है, तो इसकी खड़ी डंडी को हम हटा देंगे तो ये हमारा आधा हो जाएगा, नि श छ ल। तो ये हमारा शब्द निकल आएगा निश्चल। ठीक है, क्या कह रहा था, यदि विसर्ग के पहले स्वर है और बाद में च छ या श में से कोई भी है तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ये तालु वाले श में परिवर्तित हो जाएगा, तो हमारा शब्द निकल के आएगा। ठीक है, ये आपका फार्मूला था और मैंने ये आपको उदाहरण से बताया, नी धन छल निश्चल। राइट, अब है हमारा मूर्धा श। अब देखेंगे चौथा पॉइंट हमारा इसी में, तीसरे पॉइंट में भी एक श है तालु श, अब मूर्धा श में देखिए क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, देखिए विसर्ग के पहले यदि ई है, ओ है और बाद में क ख उसका मेल, यदि क ख ट ठ प फ में से किसी भी वर्ण के साथ हो रहा है तो विसर्ग श में मूर्धा श में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए कैसे, क्या बोला है, विसर्ग के पहले, ये विसर्ग है, इससे पहले यदि ई है या ऊ है, इसका मेल यदि क से, ख से, ट से, ठ से, प और फ से हो रहा हो तो परिवर्तन जब होगा तो परिवर्तन में क्या हो जाएगा, जब इनका परिवर्तन इनसे हो रहा हो तो विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाएगा, मूर्धा श में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये और बाकी चीज ऐसी कैसी उतार ली जाएगी। ठीक है, एक उदाहरण देती हूँ जो है नी धन कपट। ठीक, यहाँ पे लिखा नी धन कपट, तो ये हमारा क्या है, विसर्ग है, विसर्ग से पहले स्वर क्या आ रहा है, हमारा ई का स्वर आ रहा है, छोटी ई का स्वर है। राइट, और यहाँ पे क्या है, इसका मेल किससे हो रहा है, क से हो रहा है, यानी ये वाले वर्ण आ रहा है, क वर्ण से हो रहा है, तो जब इनका मेल इसमें हुआ तो परिवर्तन क्या आया, क्या बन गया, ये मूर्धा श। और हम अब क्या उतार लेंगे, नी प्लस कपट। ठीक है, अब इसको हम मिला के देखते हैं कैसे लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नी लिखेंगे और ये आधा श है तो इसको ऐसे लिखेंगे, आधा श और निष्कपट, ये हमारा शब्द निकल के आएगा निष्कपट, यानी नी धन कपट निष्कपट। ठीक है, ये हमारा कौन सा फार्मूला है, ये मूर्धा श का फार्मूला। जब विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटा ऊ हो और उसका मेल यदि क ख ट ठ प फ से हो रहा है तो विसर्ग परिवर्तित किसमें हो जाएगा, मूर्धा श में परिवर्तित हो जाएगा और हमारा ये रिजल्ट निकल कर आएगा। ओके, अब चलते हैं, अब हम दंत श, तीसरा हमारा जो श के नियम पे है, जो कैसे होता है, यदि विसर्ग के बाद यदि त थ या श हो तो विसर्ग का स हो जाता है, विसर्ग के बाद उसका मेल यदि त थ से हो तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। देखिए क्या, विसर्ग हो के बाद यदि त हो, थ हो या स हो और यहाँ पे कोई भी स्वर या व्यंजन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि इसका मेल होगा तो किसमें परिवर्तित, स्वर विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाएगा, विसर्ग हमारा स में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो ऐसी का वैसी होगा और ये वैसी की वैसी उतर जाएगी। ठीक है, जो करते हुए वैसे वैसे उतरेंगे। अब इसको मैं उदाहरण यहाँ पे नीचे आपको उदाहरण दे देती हूँ, क्या है, नमः प्लस ते। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, विसर्ग है, ये हमारा विसर्ग है और यहाँ पे क्या आ रहा है, त आ रहा है, तो इन दोनों का जब मेल होगा तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, आधे श। ठीक है, स में परिवर्तित हो गया
दंत स बोलते हैं जिसे। अब हम यहाँ पर उतार लेंगे, क्या है नमः, यहाँ पे जो बचा शब्द हम उतार लेंगे नमः प्लस ते। ठीक, अब इसको लिखेंगे कैसे, नमः, ये आधा श है, ठीक है, इसको आधा श ऐसे लिखेंगे नमस्ते, तो हमारा शब्द निकल के आएगा नमस्ते। ठीक है, तो ये क्या है कि विसर्ग दंत श का परिवर्तन। जहाँ पे यदि विसर्ग है उसके पहले कोई भी स्वर हो या व्यंजन हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उसका मेल त था या स से हो रहा है तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाएगा। हमको क्या ध्यान देना है कि उसका मेल यदि इनमें से किसी में हो रहा है तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, दंत श में परिवर्तित हो जाएगा। तो आ जाएगा नमः दंते नमस्ते। ठीक है, एक इसी में एक अपवाद है जो है र। ठीक है, उसको देख लेते हैं एक पॉइंट, उसको भी नोट कर लेते हैं। तो इसमें क्या अपवाद है उसको भी देख लेते हैं। क्या है कि पुनः एवं अंतः में विसर्ग का र में परिवर्तित हो जाता है। यदि पुनः और अंतः शब्द वर्ण है, शब्द है, तो हमारा विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाएगा, र में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए कैसे है, यदि पुनः है और अंतः है प्लस तीसरा चौथा पांचवा या अंतस्थ यह तो परिवर्तन क्या हो जाएगा, पुनः क्या हो जाएगा, इनमें परिवर्तन हो जाएगा विसर्ग में, और ये क्या बन जाएंगे, र बन जाएगा। क्या हो जाएगा, र में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। अब बाकी सारे शब्द जो हैं वो ऐसे के वैसे हमारे उतर जाएंगे। तो देखिए क्या है, एक उदाहरण दे देती हूँ। क्या है, अंतः प्लस धान। ठीक, अब है क्या है, विसर्ग से पहले क्या अंतः आ रहा है और ये क्या है, ध आ रहा है, यानी तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है हमारा, ये चौथा है। तो अब हम लोग इसका मेल जब कराएंगे तो ये हमारा किसमें परिवर्तित हो जाएगा, र में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम शब्द उतारेंगे अंतः प्लस धान। ठीक हुआ। अब इनको हम मिला के लिखते हैं। तो देखिए रस के पीछे क्या है, व्यंजन है, तो ये ध क्या करेगा, इस र को अपने कंधे पे ले लेगा। तो क्या बन जाएगा हमारा शब्द, अंतर्धान। इस तरह से ये शब्द हमारा बन जाएगा अंतर्धान। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को विसर्ग संधि बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने एक एक पॉइंट्स को आप लोग को उदाहरण से समझाया है। तो आज की क्लास को यहाँ ओवर करते हैं, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।